वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने मेटाबोलाइट्स तक की जो कहानी थी, ये जो उपापचयज वाली जो कहानी थी, ये हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल से। ये जो बायोमोलिक्यूल है, ये जो जैव अणु है, इसको दो भागों में बांटा है। एक होते हैं बेटा बृहद जैव अणु, दूसरे होते हैं सूक्ष्म जैव अणु। दोनों के डिफरेंस समझ लेना पहले तो। जो सूक्ष्म जैव अणु हैं वे हमें अम्ल विलेय अंश में मिलेंगे। मतलब वो जो स्लरी हमें मिली थी, उस स्लरी को जब हमने महीन कपड़े से छाना था, तो महीन कपड़े से छानने पर जो पदार्थ छनकर नीचे चला गया था उसे हमने बोला था अम्ल विलेय अंश। उसमें हमें मिलने वाले हैं सूक्ष्म जैव अणु। ये सूक्ष्म जैव अणु वे रहेंगे जिनका वजन 18 से लेकर 800 डाल्टन की रेंज में रहेगा। मतलब इनका वजन 1000 डाल्टन से कम रहेगा। जबकि अम्ल अविलेय अंश में जो अणु हमें मिलते हैं वो मेनली चार प्रकार के हैं। एक इसमें हमें मिलेगा प्रोटीन, दूसरा हमें मिलेगा न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा मिलेगा हमें पॉलीसैकेराइड और चौथे नंबर पर मिलेगा लिपिड। तो अम्ल अविलेय अंश में जितने भी अणु मिलते हैं उन्हें बृहद जैव अणु माना जाता है और इनका वजन 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा की रेंज में रहेगा। लेकिन यहां एक पॉइंट याद कर लेना, जो हमारा लिपिड है उस लिपिड का वजन 800 डाल्टन है। मतलब उसका वजन 10,000 डाल्टन नहीं है। 10,000 डाल्टन ना होने के बावजूद भी हम लिपिड को बृहद जैव अणु मानते हैं। इसका केवल एक रीजन है, क्योंकि लिपिड हमें अम्ल अविलेय अंश में मिलता है। क्यों मिलता है अम्ल अविलेय अंश में? क्योंकि लिपिड घटक है झिल्लियों का। जब हमने कोशिकाओं को खरल व मूसल की सहायता से बारीक पीसा, तो पीसने पर जो झिल्लियां हैं वो पुटिकाओं के रूप में पृथक हो गई। और पुटिका के रूप में जब झिल्ली पृथक हुई तो फाइनली ये हुआ कि वो चूंकि जल में अघुलनशील होती है, इसलिए वो पृथक हो गए वहां पर अम्ल अविलेय अंश के साथ में। तो एक ऐसी लाइन लिखी आती है, लिपिड को स्ट्रिक्टली बृहद जैव अणु नहीं माना जाता है। ठीक है, यदि इसका रीजन पूछ ले स्ट्रिक्टली बृहद जैव अणु नहीं मानते हैं क्यों, तो आंसर दे देना क्योंकि उसका वजन 800 डाल्टन की रेंज में है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके बावजूद भी हम लिपिड को बृहद जैव अणु क्यों मानते हैं, तो आंसर आएगा क्योंकि जो लिपिड है वो अम्ल अविलेय अंश का भाग है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल का हिस्सा है। तो ये है हमारे पास जैव अणु। जैव अणु के बाद यदि हम कोशिकाओं के संगठन को देखें, तो कोशिकाओं के संगठन में वाटर, फिर प्रोटीन, प्रोटीन के ना से या प्रोटीन के ना से हम ले लेंगे न्यूक्लिक एसिड। इस टेबल को याद करने के लिए आप ये वाला सीक्वेंस याद रखना, वाटर देन प्रोटीन, प्रोटीन के एन से न्यूक्लिक एसिड, और यहां इसके बाद याद कर लेना कालिया। जो कालिया शब्द है इसमें ये आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यहां आ जाएगा लिपिड और यहां आ जाएगा आयन। नीचे से 1 2 3 5 टू 7 10 टू 15 70 टू 90%, इस तरह का ये रेशो याद हम रख सकते हैं। यहां से थोड़े से आगे चलें तो बेटा अब हमें पढ़ना है प्रोटीन की कहानी। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, प्रोटीन के फंक्शंस को समझेंगे और उसी के साथ हम पढ़ डालेंगे एंजाइम। और जैसे ही हम ये पढ़ेंगे एंजाइम पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड संरचना है। अब बोले सर पॉलीपेप्टाइड संरचना का मीनिंग क्या है? तो इस संरचना में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड नंबर 1 अमाइनो एसिड नंबर 2 के साथ जुड़ा है, ऐसे ही अमाइनो एसिड 2 3 नंबर के साथ,
4 नंबर के साथ एंड सो ऑन, लगातार यही प्रक्रम चलता रहेगा। एक अमीनो अम्ल और पास वाले दूसरे अमीनो अम्ल के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब जो हमारा प्रोटीन है उसकी संरचना में बहुत सारे अमीनो अम्ल आएंगे जिनके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, बहुत सारे यानी पॉली। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों की एक रेखीय श्रृंखला है, और इस रेखीय श्रृंखला में हर 2 अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अतः यह संरचना एक पॉलीपेप्टाइड संरचना है। क्या इतना याद रहेगा सभी को कि भाई प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों की रेखीय श्रृंखला है, एक लीनियर चेन है जिसमें अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। बात करें इन अमीनो अम्लों के प्रकार की तो ये 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल और दूसरे होते हैं अनानिवार्य अमीनो अम्ल। एक जो अमाइनो एसिड है वो है अनिवार्य अमाइनो एसिड, और दूसरा वाला जो है वो है अनानिवार्य अमाइनो एसिड। अनिवार्य कौन से हैं या एसेंशियल कौन से हैं? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल वे होते हैं जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं हो पाते, जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं हो पाता, इसलिए अमीनो अम्ल भोजन में अनिवार्य हैं, इनका सोर्स हमारा फूड रहेगा। अनानिवार्य कौन से हैं? वे जिनका सिंथेसिस हमारे शरीर में हो जाता है। जब इनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो गया तो अब इनको भोजन में इनकी आवश्यकता हमें नहीं है, बट यदि ये भोजन में मौजूद रहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भोजन में इनकी आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि इनका संश्लेषण हमारा शरीर कर लेता है। बात करें प्रोटीन के कार्यों की तो प्रोटीन के बहुत सारे अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। इन्हीं कार्यों की टेबल याद करने के लिए आप तो याद रखना CTI ARG। सी फॉर कोलेजन एक प्रोटीन है जो अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाया जाता है, और ये जंतुओं में मिलने वाला सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है। बात करें यहां ट्रिप्सिन की तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, फिर यहां ए फॉर एंटीबॉडीज, ये सूक्ष्म जीवियों से या जो संक्रमणकारी जो एजेंट्स होते हैं उनसे लड़ने में हेल्प कर देती हैं, ठीक है ना। बात करें रिसेप्टर्स की या ग्राही अणु की, ये घ्राण संवेदी व स्वाद संवेदी होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे, ठीक है। फिर बात करें यहां पर GLUT4 की, बेटा ये टेबल ऐसी है जिससे नीट में लगातार 3 सालों तक क्वेश्चन आए। GLUT4 भी क्वेश्चन आ चुका है, कोलेजन भी क्वेश्चन आ चुका है, और इसी टेबल के नीचे लिखा हुआ जो रुबिस्को है वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो GLUT4 एक मटेरियल है जो कोशिका में ग्लूकोज के अभिग्रहण का, कि कितनी मात्रा में ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा या सेल से बाहर जाएगा, मतलब टोटल परिवहन, अभिग्रहण यानी अंदर आना, और परिवहन की बात करें तो अंदर प्लस बाहर दोनों चीजें परिवहन में इंक्लूड हो जाएंगी। तो GLUT4 ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन को नियंत्रित करेगा। एक और यहां पर याद कर लें प्रोटीन जो है हमारे पास में रुबिस्को, जिसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है जो हमारे C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है, और ये क्रमशः C3 चक्र को चलाने में हेल्प करेगा। यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा प्रोटीन है वो प्रोटीन समबहुलक है या वो प्रोटीन विषम बहुलक है, तो याद रखना समबहुलक उन्हें बोलते हैं जिनमें उस पॉलीमर को बनाने के लिए केवल एक ही प्रकार की इकाइयां आती हैं। मान लो हमारा प्रोटीन हम बनाए और प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड आ रहा है वो लगातार लाइसिन 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 लाइसिन
कंटिन्यूएशन में केवल एक ही प्रकार का अमीनो अम्ल आ रहा है तब बोलेंगे समबहुलक। लेकिन चूंकि प्रोटीन में हर बार ही एक से ज्यादा प्रकार के अमीनो अम्ल आते हैं, लाइसिन आया, फिर ट्रिप्टोफेन आया, फिर मान लेते हैं फिनाइलएलेनिन आया, फिर मान लो कि सिस्टीन आया, सेरीन आया, तो अलग अलग अमीनो अम्ल आपस में जोड़ने से ये पॉलीमर यहां पर बना है, इसलिए इसे हम बोलेंगे विषम बहुलक। दोनों में से एक चूज करना हो देन विषम बहुलक इज मोर करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना को देखें तो जो हमारा प्रोटीन है इसकी संरचना के 4 स्तर हैं। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्सरी और चौथी जो संरचना है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हमें बताती है कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है, कौन कौन से प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, साथ ही साथ उनका सीक्वेंस क्या है, वे किस क्रम में आए हैं। तो यदि प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें जानकारी देता है अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड का नंबर उस प्रोटीन में क्या है, कौन कौन से टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं और वो किस सीक्वेंस में आए हैं, ये पूरी जानकारी हमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देती है, जो एक सीधी छड़ी के समान संरचना है। परंतु प्रोटीन की संरचना हमेशा सीधी छड़ी के जैसी नहीं होती है। जैसे ही हम उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर वो सीधी छड़ी अपने स्वयं के ऊपर कुंडलित होना स्टार्ट करेगी। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुंडलियां पाई जाती हैं और ये जो कुंडलियां हैं बेटा ये राइट हैंडेड हैं, दक्षिणावर्ती कुंडलियां मौजूद हैं। दक्षिणावर्ती का मतलब है घड़ी की दिशा में, मतलब हम इन कुंडलियों को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो कुंडलियां हैं ये या तो अल्फा हेलिकल मॉडल के फॉर्म में मिलती हैं या बीटा प्लीटेड सीट मॉडल के फॉर्म में हमें मिलेंगी। तो द्वितीयक संरचना में जो पहले हमारी प्रोटीन की लड़ी कैसी थी, सीधी, वो स्वयं के ऊपर क्या हो गई है, कुंडलित, और कुंडलित होकर या तो अल्फा हेलिकल मॉडल बना लिया या बीटा प्लीटेड सीट संरचना बना ली। लेकिन तृतीयक संरचना में यही कुंडलियां अपने स्वयं के ऊपर और ज्यादा लिपटती हैं, और ज्यादा कुंडलित हो जाती हैं और ज्यादा कुंडलित होकर खोखला ऊन का गोला, खोखला ऊन का गोले जैसी संरचना यहां पर ये निर्मित करेंगी। लेकिन याद रखना, यदि पेपर में कभी पूछ लिया जाए कि प्रोटीन के कार्यों को समझाने में कौन सी संरचना हेल्प करेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी या सभी, तो याद रखना कार्यों को, फंक्शंस को, फिजियोलॉजी को समझाने में केवल और केवल जो टर्सरी संरचना है, जो हमारी तृतीयक संरचना है, वो हेल्प करती है। ये संरचना 3D फॉर्म में रहती है, 3D रूप में रहेगी और इस संरचना में हमारा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में कुछ दरार अथवा थैलियां बन जाती हैं। कुछ दरार व थैलियां जो बनी वो प्रोटीन के सक्रिय स्थल होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना सीधी छड़ी के समान है, जो अमीनो अम्ल की नंबर, उसके टाइप, उसके सीक्वेंस को बताती है। ये 1 डायमेंशन संरचना है। सेकेंडरी 2 डायमेंशन संरचना है, जिसमें हमारे प्रोटीन की सीधी छड़ी स्वयं के ऊपर कुंडलित होती है और कुंडलियां जो पाई जाती हैं वो केवल और केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां होती हैं। और ये दक्षिणावर्ती जो कुंडलियां हैं, है ना, राइट हैंडेड जो कुंडलियां हैं, इनके कारण अल्फा हेलिकल या बीटा प्लीटेड सीट मॉडल यहां पर बन जाता है। बार बार कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, इसलिए याद रख लेना सारी चीजों को। इसके बाद तृतीयक में ये कुंडलियां और ज्यादा अपने ऊपर लिपटती हैं और ज्यादा लिपटने से ऊन के खोखले गोले के समान संरचना बनेगी, जो 3D होगी, जिसमें कुछ दरार या थैलियां होती हैं। ये प्रोटीन के सक्रिय स्थल हैं। बात करें हीमोग्लोबिन की, तो बेटा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका निर्माण 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से हुआ है। तो क्वाटरनरी जो संरचना है, चतुर्थक जो संरचना है, ये हमें बताती है पॉलीपेप्टाइड की जानकारी, कि किसी प्रोटीन में
कितने नंबर में पॉलीपेप्टाइड मौजूद है, कितने टाइप की पॉलीपेप्टाइड मौजूद हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अरेंजमेंट क्या है, ये पूरी जानकारी हमें देती है चतुर्थक संरचना। तो यहां पर ये हमने प्रोटीन की संरचना को देखा। आप यहां देख पा रहे हैं ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है जो सीधी छड़ी के समान है। यहां द्वितीयक में या तो ये अल्फा हेलिक्स मॉडल या बीटा प्लीटेड सीट मॉडल यहां पर हमें देखने को मिला, बट दोनों ही फाइनली यहां पर जाएंगे और जो तृतीयक संरचना बनाते हैं वो ऊन के खोखले गोले के समान संरचना है, और चतुर्थक संरचना में हमें पता चलेगा कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, यहां आप याद रख सकते हैं कि तृतीयक संरचना में कौन कौन से बॉन्ड मौजूद हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद है। तो ये हैं हमारे प्रोटीन की संरचना के बारे में जानकारी। यहां से और आगे चलें तो ये प्रोटीन की वही संरचना चल रही है। पॉलीसैकेराइड अभी हम देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल आएगा, बट पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम। बेटा लगभग सभी एंजाइम, इस लाइन पर ध्यान देना, क्या लिखा है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। असल में एक क्या है, 23SRRNA। ये जो 23SRRNA है बेटा ये बिहेव करता है राइबोजाइम के समान, है तो एक न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, बट ये एंजाइम के जैसे व्यवहार करता है। केवल इसी के कारण हम जो प्रोटीन है उसमें ऐसा नहीं लिखते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन है, हम क्या लिखते हैं, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो यहां एक लाइन और, इसका अपोजिट भी याद रखना, कभी भी ऐसा मत बोलना कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। नहीं भाई, प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है, प्रोटीन एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, प्रोटीन ग्लूटाफोर जैसा कोई वाहक अणु भी हो सकता है। तो सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन हां जितने भी एंजाइम हैं लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। केवल यहां पर हमें लेना है 23SRRNA को। ये जो 23SRRNA है ये राइबोजाइम के समान काम करता है। तो चूंकि हमने लिख दिया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, तो आप याद रखना जैसी संरचना प्रोटीन की अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना, बिल्कुल वैसी ही संरचना हमारी किसकी होती है, हमारी एंजाइम की होती है। ठीक है, यहां पर जैसे तृतीयक संरचना में जो दरार या थैलियां पाई जाती हैं, वही दरार व थैलियां एंजाइम का सक्रिय स्थल है। इन्हीं सक्रिय स्थलों पर आकर क्रियाधार जुड़ेगा और क्रियाधार से उत्पाद का निर्माण होगा। यहां हम एंजाइम को आगे पढ़ें उसके पहले हम एंजाइम कैटेलिस्ट व अकार्बनिक कैटेलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक व इनऑर्गेनिक उत्प्रेरक के बीच में अंतर जानना बहुत जरूरी है। बेटा जो हमारा एंजाइम है ये भी एक उत्प्रेरक का काम करेगा, लेकिन ये मेनली 40 डिग्री सेल्सियस तक ही उत्प्रेरण कर पाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि उत्प्रेरण करवाना है तो सारे एंजाइम काम नहीं करते हैं। उस समय कुछ ताप स्थायी एंजाइम, याद करो बायोटेक्नोलॉजी में जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एक एंजाइम आता है टैक पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वेटिकस नाम के सल्फर के गर्म झरनों में मिलने वाले जीवाणु से हमें मिलता है। ये एक ताप स्थायी एंजाइम है जो 90, 95, 97 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी स्थायी बना रहता है, स्टेबल बना रहता है। बाकी जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी में हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ही ऑप्टिमम फंक्शन करेंगे। उसके ऊपर टेम्परेचर करने पर उनकी संरचना में ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी संरचना टूटना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो अकार्बनिक उत्प्रेरक है, चाहे वो बात्या भट्टी वाले हों या किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के हों, बेटा वो 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस इस पर भी प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। तो एंजाइम में शुरुआत की ये कहानी हमने देखी, और आगे चलें तो जो अभिक्रियाएं होती हैं बेटा वो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, या परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं
रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मीनिंग क्या है? बिना बंध टूटे केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे पानी था लिक्विड स्टेट में, बिना बंध टूटे वो फ्रिज में जब हमने रखा, रेफ्रिजरेटर में जब हमने रखा, देन वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, आइस बन गया। या हमने उस वाटर जो लिक्विड स्टेट में था उसको गर्म करना स्टार्ट किया, वो वेपर फेज में आ गया। तो बिना बंध टूटे अणु की भौतिक अवस्था में होने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। ठीक है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। आपके सामने रिएक्शन लिखी है BaOH होल ट्वाइस, तो बेरियम एंड OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। H2SO4 हाइड्रोजन एंड सल्फेट के बीच के बॉन्ड टूटेंगे। यहां से ये OH, यहां से ये H2, ये ट्वाइस ऑफ H2O बनाकर बाहर हुए। ये Ba एंड SO4, इन्होंने BaSO4 बना लिया। मतलब जो पुराने बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए हैं और उसके स्थान पर नए बंध बने। इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और आगे चलें, यहां पर ये दी है अभिक्रिया की दर डेल P बाय डेल T। ये जो थोड़ा सा छिपा है बोर्ड पर, ये मार्क्स के पीछे, ये डेल्टा T लिखा है ना। तो याद रखें, अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध किससे है? उत्पाद बनने से। तो प्रति इकाई समय में कितना उत्पाद बना, वो प्रति इकाई समय 1 मिनट हो सकता है। तो यदि आप 1 मिनट में उत्पादन को देख रहे हो, तो यदि आप 5 मटेरियल के उत्पादन को कंपेयर करने वाले हो, तो पांचों के उत्पादन को आपको 1 मिनट में ही देखना होगा। आप टाइम 1 घंटे ले सकते हो, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल ले सकते हैं, बट जितना भी टाइम आप लेंगे वो सभी के लिए सेम आपको लेना होगा। तो प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा को अभिक्रिया की दर कहते हैं। दैट इज जो रेट है, उस रेट का फॉर्मूला आ गया हमारा डेल्टा P, चेंज इन प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो इकाई समय में जो उत्पाद बनेगा उसे हम बोलेंगे रेट। यहां पर जो हमारा एंजाइम का उत्प्रेरण है, इस एंजाइम के उत्प्रेरण के लिए टेम्परेचर कोसेंट Q10 की वैल्यू 2 होती है। Q10 की वैल्यू 2 का मतलब यह है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर 2x टाइम बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। और यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया जाए तो अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। याद रखें इसको कि जो हमारा एंजाइम उत्प्रेरण है, उस एंजाइम उत्प्रेरण के लिए टेम्परेचर कोसेंट का मान क्या है? 2। लेकिन इसकी लिमिट क्या है? अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगातार 2-2 गुना होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर R है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर 2R होगी। तो फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर और 2 गुना 4R। तो फिर और 10 डिग्री सेल्सियस 35 से 4 2 जा 8R। बट अब इससे आगे बढ़ाओगे तो जैसे ही 40 के बियॉन्ड जाएंगे, अभिक्रिया की दर कम कम होना चालू हो जाएगी। यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CO2 प्लस H2O, ये आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं H2CO3। लेकिन जब ये रिएक्शन नेचर में कहां पर हो रही है? विदाउट एंजाइम हो रही है, बिना किसी एंजाइम की उपस्थिति के हो रही है, तब 1 घंटे में हम कार्बोनिक अम्ल के केवल और केवल 200 अणुओं का निर्माण कर पाते हैं। बट यही रिएक्शन जब आरबीसी में होती है, वहां एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कारण 1 सेकंड में 6 लाख अणु बन जाते हैं। 1 सेकंड में कितने? 6 लाख। तो आप सोच के देखें, जहां 1 घंटे में 200 अणु बन पा रहे थे, 200 मॉलिक्यूल फॉर्म हो पा रहे थे, वहां 1 सेकंड में 6 लाख अणु बन रहे हैं। तो अभिक्रिया की जो दर है वो लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गई है। हिंदी की एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है 10 लाख गुना बढ़ गई है।
ये गलत है, इसको कट लगा लेना, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में सुधार कर लेना। इंग्लिश की एनसीईआरटी में यहां पर 10 मिलियन लिखा है एंड 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, मतलब ये 100 लाख गुना बढ़ी है। तो 10 लाख की जगह 100 लाख कर लेना, या 10 लाख की जगह 10 मिलियन लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां पर यदि हम बात करें कि एंजाइम जो है वो अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है, क्या उसके लिए कोई ग्राफ है, क्या वो किस तरह से अपनी एक्शंस को करने वाला है, तो इस पेज के पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। यहां ध्यान से समझना बेटा, ये है विभव ऊर्जा रिएक्टेंट की। यहां पर जो विभव ऊर्जा हमने ले ली है, ये ले ली है हमने प्रोडक्ट की। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो क्रियाधार है उसकी तुलना में उत्पाद की विभव ऊर्जा जो है वो कम है, मतलब यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन यदि ग्राफ कुछ इस तरह का बना होता कि रिएक्टेंट की तुलना में जो प्रोडक्ट है उसकी विभव ऊर्जा ज्यादा होती, तब इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते। तो अभिक्रिया चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, हमारा जो रिएक्टेंट है उसको उत्पाद में बदलने से पहले एक एनर्जी बैरियर को, आप यहां देख पा रहे होंगे, एक ऊर्जा का अवरोध है, एनर्जी बैरियर है, इसको पार करना होगा, तब जाके वो उत्पाद में बदल पाएगा। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, हमारे रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी जब उसके पास उपस्थित होगी तब जाके वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के लिए जो शब्द है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यदि हमारा जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी बैरियर को पार कर पाएगा तो ही उत्पाद में बदलेगा। और एनर्जी बैरियर क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। तो विदाउट एंजाइम, एंजाइम रहित कंडीशन में ये इतना बड़ा एनर्जी का बैरियर है, जबकि जब एंजाइम उपस्थित रहेगा तो जो ऊर्जा का बैरियर है, उस ऊर्जा का बैरियर का मान क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसे क्रियाधार के अणु जिनके पास ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं थी, वे भी एंजाइम की उपस्थिति में कम ऊर्जा के साथ ही एंजाइम का जो बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, उसको क्रॉस करके किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में। तो ओवरऑल यदि ये पूछा जाए कि एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, तो आंसर याद रखना, सबसे पहले तो ये रिएक्शन को एक न्यू पाथ, एक नए रास्ते से ले जाता है। वो जो नया पाथ है उसकी ईए का मान क्या रहता है साथियों? कम रहता है। उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका मान कैसा होता है रे भाई? कम होता है। और जब ईए का मान कम रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम रहेगा, तो अपने आप ही अभिक्रिया की जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी? तेज। चलिए यहां से अब एक बार और डिस्कस करें, हमारा जो एंजाइम है वो रासायनिक रूपांतरण कैसे करेगा। ये मेरे पास में एंजाइम है, एंजाइम का हमें लेना होगा 3D स्ट्रक्चर। इसके संपर्क में कौन आएगा? सबस्ट्रेट। तब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट, जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेंगे, वैसे ही बेटा यहां पर ट्रांजिशन स्टेट्स आ जाएंगी। और ट्रांजिशन स्टेट में ये जो एंजाइम है इससे जुड़ा हुआ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, बहुत सारी संक्रमण अवस्थाएं आएंगी, लगातार सबस्ट्रेट के आकार में, उसकी संरचना में परिवर्तन किया जाएगा, पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे, और फाइनली एंजाइम अलग और प्रोडक्ट या उत्पाद अलग हो जाएगा। इससे आप की लॉक हाइपोथेसिस से भी समझ सकते हैं, जैसे एक विशिष्ट चाबी एक विशिष्ट ताले के लिए होती है, ऐसे ही एक विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट क्रियाधार के लिए होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी एंजाइम किसी भी क्रियाधार के साथ जुड़कर एक्शन करे। तो पहले E + S पास पास आए,
एस जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर जुड़ा तो बना ES कॉम्प्लेक्स। जुड़ने के साथ ही सबस्ट्रेट की जो संरचना है उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया और EP बना और फाइनली E+P हमें मिला। यहाँ E अलग, एंजाइम फिर से रिएक्शन करने के लिए अलग हो चुका है और उत्पाद हमें पुनः प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर यह है एंजाइम की एक्शन। यहां से थोड़े से आगे चलें तो अब एंजाइम की एक्शन को यहां फिर से समझाया है, वही लिखा है, ये देखें आप, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स, EP, फिर E+P। अगेन वही सारी चीजें यहां समझा रखी हैं एनसीईआरटी ने। अब एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक एंजाइम की किस संरचना पर प्रभाव डालते हैं, प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, टर्सरी पर या क्वाटरनरी पर। तो याद रखें वे सभी कारक जो एंजाइम की तृतीयक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके 3D स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, उसके सक्रिय स्थलों में परिवर्तन कर सकते हैं, वे एंजाइम की सक्रियता को भी क्या करेंगे, प्रभावित। यहां हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन और किसी विशिष्ट रसायन की उपस्थिति जो एंजाइम की एक्शन को प्रभावित करे। सबसे पहले यदि हम टेम्परेचर और पीएच की बात करें तो सीधे हम ग्राफ पर आ जाते हैं। आप यहां देखें, ये पीएच का ग्राफ है, एक एवरेज पीएच पर, यह है हमारे पास में एवरेज पीएच, इस पर अभिक्रिया की दर मैक्सिमम मिल रही है। ये यहां पर क्या है राजा बेटा, यहां पर मेरे पास है लो पीएच, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय परिस्थिति। यहां पर क्या है, हाई पीएच, बहुत ज्यादा क्षारीय परिस्थिति। तो इन पीएच पर, अत्यधिक लो पीएच पर भी और अत्यधिक हाई पीएच पर भी जो एंजाइम की एक्शन है, एंजाइम की क्रिया की दर है, वो हमें मिलेगी मिनिमम। बट जो एवरेज पीएच रहेंगे, उन एवरेज पीएच पर, एवरेज पीएच क्या है, आप चाहें तो 5 से लेके 8 के बीच का पीएच ले लें, उसे एवरेज पीएच कह सकते हैं हम। तो इन एवरेज पीएच वाले वैल्यू पर एंजाइम की जो एक्शन है वो हमें मिलेगी मैक्सिमम। ऐसे ही लो टेम्परेचर पर जो हमारा एंजाइम है वो निष्क्रिय रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, निष्क्रिय, इसलिए अभिक्रिया की दर क्या है, बहुत कम। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जो हमारा एंजाइम रहेगा वो एंजाइम की संरचना टूटना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अभिक्रिया की दर क्या मिलेगी, कम। बट जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा उस पर ना तो एंजाइम निष्क्रिय रहेगा, ना ही उसकी संरचना टूटेगी, अतः इस पर अभिक्रिया की दर हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो तापक्रम व पीएच का प्रभाव क्या है, लो और हाई दोनों पर ही अभिक्रिया की दर कम, एवरेज चाहे वो पीएच हो चाहे वो टेम्परेचर हो, उस पर अभिक्रिया की दर हमें क्या मिलती है, ज्यादा। अब यहां देखें, ये जो ग्राफ बना हुआ है सेकंड वाला ग्राफ, ये क्रियाधार की सांद्रता वर्सेस एंजाइम एक्शन को दर्शा रहा है। यहां पर हमने क्या ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को ले लिया, अभिक्रिया की दर को ले लिया, और यहां हमने ले ली है सबस्ट्रेट की सांद्रता। तो यहां पर आप देखें, ये ग्राफ के जो अलग अलग हिस्से बना रखे हैं हमने, ठीक है ना, यहां से जैसे जैसे हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, लगातार एंजाइम की जो अभिक्रिया की दर है वो लगातार बढ़ते जा रही है। यदि इस ग्राफ को एक बार यहां पर और प्लॉट करूं मैं, कुछ इस तरह का ग्राफ है। इस ग्राफ के 3 हिस्से करें, ये ओ ए पार्ट, ये ए बी पार्ट और ये बी सी पार्ट। जो ग्राफ का ओ ए हिस्सा है, इस ओ ए हिस्से में एंजाइम के अणुओं की तुलना में जो सबस्ट्रेट के अणु हैं वो बहुत कम थे। तो जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट का मान बढ़ाया, लगातार वो एंजाइम के साथ जुड़ा और तेजी से रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। यहां पर शुरुआत में जो है, जैसे जैसे ग्राफ के ओए पार्ट में एंजाइम के अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और सबस्ट्रेट की संख्या बहुत कम है, इसलिए जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का मान बढ़ाएंगे, लगातार अभिक्रिया की जो दर है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। लेकिन ग्राफ के ए बी हिस्से में यहां भी बेटा एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, लेकिन हाँ ओए हिस्से की तुलना में कम। जो बी पॉइंट है, जहां आके हमें मैक्सिमम रेट मिल रही है, इस बी पॉइंट पर एंजाइम
और सबस्ट्रेट के अणु बराबर हो चुके हैं, मतलब जितनी संख्या में एंजाइम मौजूद है रिएक्शन करने के लिए, उससे उतनी संख्या में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं। बट बीसी पार्ट में अब आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो, तो एंजाइम की तुलना में सबस्ट्रेट बढ़ गया। अरे भाई सबस्ट्रेट बढ़ गया बट एंजाइम क्या है, अभी भी कम। अब एंजाइम के अणु कम है, अब रिएक्शन उतनी ही होगी जितनी किस पॉइंट पे हो रही थी, बी पे। तो ये है वी मैक्स, या इसे बोलते हैं अधिकतम रफ्तार से होने वाली दर। वी मैक्स का यदि हम आधा निकालें तो इस समय जो सबस्ट्रेट की सांद्रता होती है उसे बोलते हैं के एम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है हमारे सामने सांद्रता का प्रभाव। अब हम देखते हैं रसायन का प्रभाव। बेटा कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर कम होने लगती है। मतलब वो रसायन यदि प्रेजेंट है तो उस रसायन की उपस्थिति के कारण जो एंजाइम उत्प्रेरण की जो दर है वो कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। तब ऐसे रसायनों को संदमक कहा जाता है। ये जो रसायन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, संदमक। व ये जो घटना है इसे संदमन कहते हैं या इनहिबिशन कहते हैं। अब इस संदमन में एक बड़ी खास वाली चीज है जो पेपर में एक दो बार पूछी जा चुकी है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा संदमक अणु है, जो हमारा इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, उसकी संरचना क्रियाधार की संरचना से समानता दर्शाती है। जो हमारा संदमक अणु है, जो हमारा इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, उसकी जो संरचना है वो संरचना क्रियाधार की संरचना से क्या दर्शाती है, समानता। तो जहां सक्रिय स्थल पर जाकर क्रियाधार को जोड़ना था, तब क्रियाधार से एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जोड़ने के लिए हमारा संदमक अणु प्रतिस्पर्धा करता है और प्रतिस्पर्धा में क्रियाधार हार जाता है। फाइनली उस स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, संदमक का अणु। ऐसे संदमन को प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं। एक बार पुनः समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ रसायनों की उपस्थिति से एंजाइम अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है, कम। ऐसे रसायनों को संदमक कहते हैं व इनकी ये जो एक्शन है इसे संदमन या इनहिबिशन कहते हैं। अब इसी को और आगे बढ़ाएं तो ये जो संदमक अणु है, यदि इनकी संरचना, ये जो संदमक अणु है यदि इनकी संरचना क्रियाधार की संरचना के कैसी होती है, समान। ये जो संदमक अणु है इसकी संरचना किसके समान हो, क्रियाधार अणु की संरचना के कैसी हो, समान हो। तब समान होने पर यहां पर जो हमारा क्रियाधार है वो जा रहा था किससे जोड़ने, सक्रिय स्थल पर। बट संदमक की संरचना बिल्कुल उसके समान है, तब संदमक ने प्रतिस्पर्धा में हमारे क्रियाधार को हरा दिया और वहां जाकर जुड़ गया जहां जुड़ना किसको था, क्रियाधार को। तब इसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संदमन। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास में कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इसका प्रतिस्पर्धात्मक संदमन मेलोनेट के द्वारा होता है, क्योंकि मेलोनेट की संरचना क्रियाधार सक्सिनेट से मेल खाती है। देखें यहां, ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इसका संदमन किसके द्वारा हो रहा है, मेलोनेट के द्वारा, क्योंकि इसकी संरचना क्रियाधार सक्सिनेट से बहुत ज्यादा मेल खाती है। हम मेनली प्रतिस्पर्धी संदमकों का उपयोग जो जीवाणुओं के द्वारा होने वाली जो डिसीज है या जो जीवाणु जो पैथोजेंस हैं उनके नियंत्रण में हम करेंगे, बैक्टीरियल पैथोजेंस से बचने के लिए करेंगे। अब हमको इसके बाद में एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण डिस्कस करना है। बेटा याद रखें, एंजाइम जो हैं हमने इनको 6 वर्गों में डिवाइड कर रखा है। हर एक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में बांटा है व इनका जो नामकरण है वो नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है, 4 डिजिट की संख्या पर आधारित है। यहां सबसे पहले यदि हम बात करें इनके वर्ग की, तो पहला वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेज या जिसे बोलते हैं डिहाइड्रोजनेजेज। इसमें क्या होगा, जैसे एक है एस बॉन्ड एच प्लस एच डैश, या तो इस तरह से ले लें, या यहां पर इनने एस को उपचयित लिया है, मतलब एस और एच डैश, यहां से एक हाइड्रोजन का परमाणु या एक हाइड्रोजन जो है
वो H डैश से निकला और कहां जाकर जुड़ गया, S में। क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का एडिशन इसे कहा जाता है रिडक्शन। तो यहां की जो रिएक्शन है हमारी, उसमें एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है दो अणुओं के बीच में, तो एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन हो गया, इसे हमने नाम दिया ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा जो समूह है वो है ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज में क्या होगा, S और H डैश के बीच में एक किसी ग्रुप का स्थानांतरण होगा, लेकिन ये ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये हाइड्रोजन रहा तब तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज ही कहलाएगा। तो हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे अणु का, किसी दूसरे समूह का दो अणुओं के बीच में होने वाला स्थानांतरण उसे हम कहेंगे ट्रांसफरेजेज। बात करें हाइड्रोलेजेस की, तो हाइड्रोलेजेस यानी जल अपघटनी एंजाइम, जैसे जो हम ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं या ईथर या पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक कार्बन 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 हेलोजन या फास्फोरस नाइट्रोजन जो बॉन्ड है, इनको ब्रेक करना। जैसे आप जानते हैं ये है पेंटोस सुगर, नाइट्रोजिनस बेस, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है इसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, वाटर लेकर आएंगे, जल अपघटन होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने से पेंटोस सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अलग अलग। अगला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइजेज। लाइजेज में हमें क्या करना है, जल अपघटन के अलावा किसी अन्य विधि के द्वारा हमें यहां से बंधों को तोड़ना है, और जब बंध टूटेंगे या अणु बाहर होंगे, अणु रिलीज होंगे, तो उनके रिलीज होने पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहां देखें, ये मेरे पास में एक संरचना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, X और Y, इन दोनों को जब हटाएंगे तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। यदि पहले से ऐसा हो CH डबल बॉन्ड CH, X एंड Y, XY को हटाने पर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो लाइजेज वो एंजाइम है जो जल अपघटन के अलावा किसी अन्य विधि से अणुओं को रिलीज कर, समूहों को अलग कर, वहां पे द्विबंध या त्रिबंध को निर्मित करेगा। बात करें आइसोमरेजेस की, ये प्रकाशीय, ज्यामितीय व स्थितीय समावयवियों के रूपांतरण को प्रेरित करेंगे। मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज जो है इस पर जब काम करेगा तो बन जाएगा फ्रक्टोज, दोनों का अणुसूत्र समान है। बात करें लाइगेजेस की, इनका काम है बंध बनाना या बंधों के निर्माण को प्रेरित करना। वो बंध कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन सल्फर हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस ऑक्सीजन। आप बंध के नाम याद ना भी रख सकें तब भी चलेगा, आप याद रखें लाइगेजेस का काम है जोड़ना, बंध को बनाना। अब हम आ गए हैं कोफैक्टर्स पर या सहकारक पर। बेटा होता यह है कि बहुत सारे जो एंजाइम हैं, उन एंजाइम को सक्रिय होने के लिए कुछ सहकारकों की जरूरत पड़ती है। तो जो एंजाइम सक्रिय अवस्था में होता है बेटा उसको कहते हैं होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जो हमारा होलो एंजाइम है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। एक है इसमें एपो एंजाइम और दूसरा है इसमें कोफैक्टर। एपो एंजाइम एंजाइम का प्रोटीनेसियस पार्ट है, प्रोटीन भाग है, जबकि कोफैक्टर हमारे एंजाइम का नॉन प्रोटीन अवयव है। और ये कोफैक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, या तो ये रहेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर ये रहेगा कोएंजाइम, या फिर ये होता है मेटल आयन। तो ये तीन तरह से रहेगा, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, कोएंजाइम के रूप में, या फिर मेटल आयन के रूप में। बेटा याद रखना ये जो प्रोस्थेटिक समूह है ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कार्बनिक है, कोएंजाइम भी कार्बनिक होते हैं, मेटल आयन जो हैं वे अकार्बनिक होते हैं। अब चूंकि प्रोस्थेटिक व कोएंजाइम दोनों कार्बनिक हैं तो दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ अंतर होगा। अंतर यह है जब प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोफैक्टर आता है तब इसका एपो एंजाइम के साथ बड़ा मजबूत रिलेशन होता है।
बहुत स्ट्रांगली बाइंड होता है ये। जबकि जब ये कोएंजाइम के फॉर्म में आता है तब इनका रिलेशन ढीला ढाला या लूज रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रोस्थेटिक समूह एक कोफैक्टर है जो कार्बनिक है, जिसका एपो एंजाइम के साथ मजबूत रिलेशन है, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तब बनेगा होलो एंजाइम, तब बनेगा हमारा सक्रिय एंजाइम। जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है परऑक्सीडेज व कैटेलेज, इनका काम है H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर व ऑक्सीजन में ब्रेक कर देना। तो जब यहां पर एक प्रोस्थेटिक समूह आएगा हीम, वो इनका सक्रिय कारक है। तो परऑक्सीडेज व कैटेलेज के लिए कौन आएगा, हीम, जो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम, उनके लिए कोएंजाइम के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, कोएंजाइम के फॉर्म में NAD व NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये कोएंजाइम के फॉर्म में आते हैं। कहीं ना कहीं ये विटामिनों के घटक हैं, तो हम बोल सकते हैं कोएंजाइम के रूप में विटामिन काम कर रहा है। मेटल आयन की बात करें तो जो मेटल आयन है इसका काम क्या है, जैसे ये है मेरे पास में एपो एंजाइम, मेटल आयन इस एपो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस एपो एंजाइम में मौजूद जो प्रोटीन है ना, ये तो प्रोटीन भाग है, इस प्रोटीन की जो पार्श्व श्रृंखला है, उस पार्श्व श्रृंखला के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और फाइनली अब ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, सबस्ट्रेट के साथ बना लेगा, और इस तरह से यहां पर हमारे एंजाइम का सक्रियकरण होगा। तो आप याद रखें, जितने भी कोएंजाइम हैं वे सभी कोफैक्टर होते हैं, परंतु सभी कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं होते। या और दूसरा देखें, जितने भी प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं वे सभी कोफैक्टर होते हैं, परंतु सभी कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होते। ऐसे ही मेटल आयन के केस में बोल सकते हैं, जो मेटल आयन यहां पर आ रही हैं वो कोफैक्टर के ही रूप में काम करेंगी, परंतु सभी कोफैक्टर मेटल आयन के रूप में काम नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को। बेटा हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, और अब एक एक करके हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिपिड के विषय में हमें सही कथनों के सेट को चूज करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाने वाला लेसिथिन एक ग्लाइकोलिपिड है। अरे भाई, लेसिथिन ग्लाइकोलिपिड नहीं, फॉस्फोलिपिड है। मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत हो गई है। अगला स्टेटमेंट पढ़ें, संतृप्त वसा अम्लों में एक या अधिक सी डबल बॉन्ड सी होते हैं। यदि डबल बॉन्ड आएगा तब तो वो संतृप्त नहीं, वो असंतृप्त हो जाएगा। मतलब जो बी है वो भी हमारा गलत है। अगले ऑप्शन को देखें, जिंजेली तेल का गलनांक कम होता है, इसलिए ये सर्दियों में तेल जैसा ही रहता है। बिल्कुल भाई, यदि गलनांक ज्यादा होता तो ऑलरेडी सर्दियों में टेम्परेचर कम होने के कारण वो सॉलिड स्टेट में आ जाता, बट चूंकि इसका गलनांक कम होता है इसलिए तेल जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है, लिपिड प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है हमारा। फिर हम बात करें नेक्स्ट, जब वसा अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत करेंगे तो मोनोग्लिसराइड बनेगा। मींस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, डी एंड ई। ये सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाते हैं। बिल्कुल भाई, ये हमने ग्लूकोज के दो अणु ले लिए, C6H12O6, C6H12O6। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनके बीच में से माइनस कर देना है H2O, तो कार्बन तो रहेंगे 12, हाइड्रोजन जो 24 हो रहे हैं उसमें से 2 चले जाएंगे तो ये बचेंगे 22, ऑक्सीजन जो 12 हो रहे हैं एक चला जाएगा तो ऑक्सीजन बचेंगे 11। दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए हैं, उचित उत्तर का चयन हमें करना है। मतलब सही स्टेटमेंट या सही विकल्प हमें चूज करना है। ऐसे लिपिड जिनमें एकल बंध होते हैं
उन्हें असंतृप्त वसा अम्ल कहेंगे। नहीं भाई, असंतृप्त के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, मतलब पहली स्टेटमेंट तो हो गई है गलत। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, बी हमारा सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को ग्लिसरॉल कहते हैं, ये भी सही है, बी व सी। वैसे तो आंसर दिख गया है मुझे, आंसर बी आ रहा है, बट और पढ़ लेते हैं। पॉमेटिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, नहीं भाई, पॉमेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। अरेकिडोनोइक में 16, नहीं उल्टा लिख दिया है, अरेकिडोनोइक में कितने होते हैं 20, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्षारीय अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो हमें पता है लाइसिन व अर्जिनिन ये क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, यहां उसमें से लाइसिन हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन होता है शर्करा में? तो आप सभी जानते हैं सुगर में मेनली इस तरह से HOH, तो एक तो हाइड्रोक्सिल, ये O मींस यहां पर आ गया है कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल व हाइड्रोक्सिल समूह ये दोनों ही हमारी शुगर के अभिलाक्षणिक ग्रुप हैं। एक प्रारूपी वसा अम्ल या वसा का अणु किसका बना है? तो जो वसा का अणु है वो बना होता है ट्राइग्लिसराइड से, और ट्राइग्लिसराइड का मतलब है 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, कौन पादपों में सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो बेटा हम जानते हैं अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, चूंकि इनके फंक्शन नोन है, ये प्लांट एनिमल सब में मिलते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, जबकि विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, रबर, गोंद, मार्फिन, कोडीन ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, हमें अनुचित युग्म को पहचानना है। विस एब्रिन बिल्कुल सही है, लेक्टिन, कॉनकेनेवेलिन ए ये भी सही है। ड्रग में इसने दिया है रिसीन, अरे भाई ड्रग रिसीन नहीं होती, रिसीन तो एक तरह का पॉइजन है, तो अनुचित युग्म ये हमें मिल चुका है, आंसर होगा सी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि निकोटिन, स्ट्रिक्निन, कैफीन ये प्लांट ने क्यों उत्पादित किए? ये उन्होंने उनके सेल्फ डिफेंस के लिए, उनकी रक्षा के लिए डेवलप किए थे, जिससे कोई भी ग्रेजर्स उन्हें खा ना सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। कॉनकेनेवेलिन ए क्या है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये लेक्टिन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? बेटा वो आंसर है कोलेजन प्रोटीन, जो इंटर सेल्यूलर स्पेस में अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर करता है, तो वो तो ग्लूकोज के परिवहन के बारे में यहां डिस्कस कर रहा है वो हमसे, आंसर होगा GLUT4। सेल्यूलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता। बेटा याद रखना, आयोडीन के साथ नीला रंग वही देते हैं जिनकी कुंडलियों में आयोडीन के अणु फंस सकें, उसके जो अणु हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रैप हो सकें। तो चूंकि सेल्यूलोज की जो है उसकी संरचना में जटिल कुंडलियां नहीं होती, अतः वो आयोडीन के मॉलिक्यूल को ट्रैप करके या पकड़ के नहीं रख सकती। देन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, अगेन मैच द कॉलम है। तो ग्लाइकोजन एक संग्रहित खाद्य पदार्थ है, मींस ए का हो गया 4, ये 2 ऑप्शन में अपने को मिल रहा है। अब पूरा दारोमदार बी पे टिका है। बी ग्लोबुलिन, आप जानते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, मींस ग्लोबुलिन में आ जाएगा प्रतिजीवी, तो आंसर होगा थर्ड, ये आ गया यहां बी का 3, दैट इज आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कथन गलत है? यूरेसिल एक पायरिमिडीन है, तो हम जानते हैं प्यूरिन में ए और जी, पायरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दिया है ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। याद रखना है बेटा, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल में 2 आते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, मतलब गलत पूछा है तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है हमारी? बी, तो 15वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी। आर्थ्रोपोडा का काइटिनस बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? ये बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के बहुलीकरण से, मींस आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 पर यदि हम आए तो निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? याद रखना बेटा, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का, प्रोटीन बहुलक है हमारा अमीनो अम्ल का, पॉलीसेकेराइड बहुलक होते हैं मोनोसेकेराइड का, बट जो लिपिड है वो बहुलक नहीं है।
वो मोनोमर टाइप का अणु है। एक प्रोटीन की कल्पना करें, एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, इसे सी सिरा, नहीं ये गलत हो गया। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है लेफ्ट हैंड पर, फर्स्ट अमीनो एसिड बेटा उसका NH2 फ्री होता है, और NH2 फ्री होने के कारण उसे एन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। इसका मतलब है कथन पहला जो है वो गलत हो गया है। कथन नंबर 2 पर चलें। वयस्क मानव के हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। कथन नंबर 2 जो है वो सही है, मींस आंसर होगा हमारा ए। कथन 1 असत्य, लेकिन कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अधिकांश प्रोटीनों के 3D विलन को स्थिर रखने में कौन सी बंधों की भूमिका या किसकी भूमिका सबसे कम होगी? तो याद रखें, कोई भी ऐसा बॉन्ड जो केमिकल नेचर का है, जो केमिकल बॉन्ड है, जो रिएक्शन से बनेगा, उसकी जो भूमिका है वो प्रोटीन के त्रिविम संरचना को स्थिर रखने में कम होगी। यहां बॉन्ड वे होंगे जो रिएक्शन नहीं करते, यहां बॉन्ड वे होंगे स्थिर रखने के लिए जो नॉन रिएक्टिव टाइप के बॉन्ड हैं, जिनके बनने के दौरान कोई भी अणु बाहर या अंदर एंटर नहीं होता। तो एक तो जल भीरू पारस्परिक, हाइड्रोजन एंड स्थिर वैद्युत, ये नॉन रिएक्टिव बॉन्ड है। ईस्टर बॉन्ड ऐसा है जिसमें रिएक्शन होती है, इसके बनने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, अतः ये सबसे कम संभावना है बॉन्ड को बनाने में या प्रोटीन के त्रिविम स्ट्रक्चर को बनाकर रखने में। दैट इज आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन मैच द कॉलम है। ए मींस प्रोटीन दिया है, प्रोटीन को मिला दो पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ए का आंसर होगा 4, या तो सी या डी। असंतृप्त वसा अम्ल मतलब आंसर होगा सी डबल बॉन्ड सी, ये 1 मींस आंसर आ गया हमारा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचना में ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए जरूरी है बेटा प्रोटीन का होना। किसका होना? प्रोटीन का। तो यहां देखते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएगा, तो ग्लिसरॉल, इसमें तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। हाँ, सेल्यूलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बट लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, इसमें कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद नहीं है। हाँ, इन्युलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। ये दोनों ऑप्शन सही है, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा सी। काइटिन और कोलेस्ट्रॉल, इनमें इस तरह के बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 22, मेलेनोट किसकी सक्रियता को रोककर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है? हमने आज के ही लेक्चर में डिस्कस किया था कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धात्मक संदमन, और ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को या सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है उसकी सक्रियता को रोक देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है। बिल्कुल सही है, आज ही ग्राफ हमने डिस्कस भी किया है। लो टेम्परेचर पर भी कम एक्शन, हायर पर भी कम। उच्च का तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, जबकि क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन डीनेचर्ड या विकृत हो जाते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी देखें, जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं। बेटा दोनों ही स्टेटमेंट 100% सही हैं, आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। यहां पर 24 में अगेन मैच द कॉलम है, तो उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक कौन है? मेलेनोट है, तो आंसर हो गया सेकंड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड हमें मिलेगा मेनली या कवक की कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति में आ जाएगा काइटिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पर जाएं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ जाएगा रिसिन, और पेप्टाइड बॉन्ड में आ जाएगा कोलेजन जो कि एक प्रोटीन है। तो ए का आंसर सेकंड यहां पर। बी पेप्टाइड बॉन्ड में कोलेजन, बी का 4, दैट इज आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आए। कोएंजाइम अथवा मेटल आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधते हैं उन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। नहीं भाई, प्रोस्थेटिक समूह वो कोई मेटल आयन नहीं, वो एक कार्बनिक है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गई है। एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। अरे ये भी गलत है,
वो तो होलो एंजाइम कहलाता है। मतलब कथन 1 व कथन 2 ए व बी दोनों असत्य हैं। मींस आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। प्रोस्थेटिक समूह कोएंजाइम से किस तरह से भिन्न है? बेटा प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम के साथ बड़ी मजबूती से कसकर बंधा होता है, जबकि कोएंजाइम का रिलेशन ढीला ढाला होता है। आज ही हमने डिस्कस किया है, यही आज के ही लेक्चर की आपने जो थ्योरी सुनी है उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने लाइन से डिस्कस किए हैं। आंसर होगा यहां पर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। एंजाइम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो होलो इक्वल टू एपो प्लस कोएंजाइम या कोफैक्टर। तो यहां देखें, ये तो एपो इक्वल टू होलो दे दिया, गलत। होलो इक्वल टू एपो प्लस कोएंजाइम सही हो सकता है। कोएंजाइम ये गलत। होलो इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर गलत। आंसर होगा हमारा यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? अरे भाई राइबोजाइम 23SRRNA, जिसे राइबोजाइम कहते हैं, ये हमारा आंसर रहेगा। और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें ए और बी को पहचानना है। ए जो सक्रियण ऊर्जा है वो एंजाइम की उपस्थिति में है, जबकि बी जो है वो एंजाइम की अनुपस्थिति में है। देखते हैं। पहला ऑप्शन ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति, नहीं नहीं भाई, ए तो उपस्थिति में है, गलत हो गया ये। अगेन बी एंजाइम की अनुपस्थिति, ये भी गलत हो गया। अब सी और डी देखते हैं। एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति, और बी एंजाइम की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, मतलब यहां तक तो सही है। बट ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में प्रोडक्ट नीचे है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया है, जिसके दौरान एनर्जी कहां निकल रही है, हीट कहां निकल रही है, बाहर। तो आंसर होगा हमारा डी। और इस तरह से बेटा हमने पूरी जो सेल बायोलॉजी है, जिसके 3 चैप्टर हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल, इनकी थ्योरी, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। आप बने रहें, लगातार अपनी एनर्जी के साथ इन लेक्चर्स को देखते रहें और अपने रिजल्ट को टॉप टू टॉप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।